नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आपने पढ़ लिया, लाइक आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट, और उसके नोट्स टू अकाउंट्स, हेडिंग, सब हेडिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कमियां क्या क्या हैं, ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं, और कोई भी चीज़ ऑपरेटिंग साइकिल के अगर अंदर है तो वो ऑब्वियसली शॉर्ट है, और ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर है तो 12 से बाहर अगर है तो आपका वो नॉन करंट है। ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया। इवन यूजर्स की बात भी की, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स। अब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना, स्टडी करना और देखना कि वो बेहतर है या नहीं है, उसे पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, वो आगे तक चल पाएगी नहीं चल पाएगी, उसे भविष्य देख लेना स्टडी करके पूरा का पूरा। मतलब एग्जैक्टली तो नहीं, बट हाँ हम देख सकते हैं कि उसके स्टेटमेंट देख के कि भैया वो क्या आगे परफॉर्म करेगा। इसी बेसिस पे लोग जो है किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने के लिए। और इसीलिए आपके प्रैक्टिकल फाइल में भी आपको बोला जाता है किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाओ, बैलेंस शीट उठाओ, उसको एनालाइज करो, स्टडी करो, उसके अलग अलग रेशियोज देखो, कैश फ्लोज देखो, और पता लगाओ क्लास की कंपनी की कंडीशन क्या है। उसी को बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Analysis of financial statement is a systematic process of analyzing the financial information in a financial statements to understand and take economic decision। तो जो भी आपको डिसीजन लेने हैं फिर आप उस हिसाब से वो ले सकते हो। तो अगर किसी चीज को एनालाइज करोगे, स्टडी करोगे, तो तुम्हारे पास टूल्स क्या क्या होंगे, वो कौन कौन से टूल्स होंगे जिससे तुम क्लास कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकते हो। तो आपके पास 3 टूल्स हैं। पहला कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, दूसरा है रेशियोज एनालिसिस, तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चैप्टर 5 है, चैप्टर 4 है, ये चैप्टर 3 है। तो यानी कि ये 3 टूल्स होते हैं, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ये 3 टूल से क्लास हम क्या करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए, 3 टूल्स होते हैं जिनसे हम लोग एनालाइज करते हैं। बाकी जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इन चैप्टर्स को डीपली पढ़ेंगे। अब ये बहुत सारी थियोरेटिकल टॉपिक्स है और यहाँ से क्लास क्वेश्चन आ जाता है। थियोरी टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझना, मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में। सबसे पहला होता है एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस किसे कहते हैं? एक्सटर्नल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द एंटरप्राइज। जब हमारी कंपनी के बारे में एनालिसिस करते हैं बाहर के लोग, तो उसको बोलते हैं क्लास एक्सटर्नल एनालिसिस। क्या बोलते हैं क्लास इसको? एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस ऑफ डिटेल रिकॉर्ड। यार हमारी कंपनी की जो डिटेल रिकॉर्ड है, एक्चुअल सेल है, एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल कॉस्ट है, बाहर को नहीं पता रहेगी ना, वो हमें पता होगी। तो अगर वो लोग हमारी कंपनी के बारे में क्लास एनालाइज करते हैं तो किस डेटा से एनालाइज करेंगे? जो पब्लिश अकाउंट है, जो डेटा हमने दिया है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के हमने जो यूजर्स को डेटा दिया है, हमने इंटरनेट पे जो अपलोड किया है, हर जगह हमने शो किया है, हमने शेयर होल्डर के घर पे जो डेटा भेजा है, वो सारा का सारा डेटा जब बाहर के लोग उसको देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L को, बैलेंस शीट को, डायरेक्टर का ऑर्डर रिपोर्ट जो मैंने शुरू में बताया था आपको चैप्टर के शुरू में, वो सारे एनालिसिस जब बाहर के लोग, इन्वेस्टर, लैंडर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एजेंसी, रिसर्चर, रिसर्च स्कॉलर जो रिसर्च कर रहे होते हैं, PhD कर रहे होते हैं, जब वो इसको एनालाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। जब कंपनी के अंदर के लोग, कंपनी में क्लास जो मैनेजमेंट है, जब वो उनके पास डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है, उनके पास और इन डेप्थ में इन्फॉर्मेशन रहती है, ट्रू इन्फॉर्मेशन रहती है उनके पास मेरे बारे में, मेरे से ज्यादा कोई दूसरा इंसान नहीं जान सकता ना। तो वो अगर मेरे बारे में सोचे कुछ जज कर रहा है मेरे को, तो भैया वो एक्सटर्नल एनालिसिस है। लेकिन मैं खुद अपने बारे में जानता हूँ, मैं खुद अपने बारे में कोई चीज देख रहा हूँ कि मेरी कमी कहाँ पे है, मेरा स्ट्रेंथ कहाँ पे है, तो वो इंटरनल एनालिसिस है। इंटरनल एनालिसिस कनेक्टेड बाय द मैनेजमेंट to know the financial position and operational efficiency of the organization. So the important feature of such analysis is the management has to access all the information of enterprise, and therefore the analysis is more detailed and more advanced, more accurate, more extensive. ये ज़्यादा डिटेल है, ज़्यादा एडवांस है और ये ज़्यादा सही भी है। अगला है क्लास हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। ध्यान समझना, आपका इंटरनल एक्सटर्नल हो गया, अब है क्लास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है क्लास? दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। इट इज अ टाइम सीरीज एनालिसिस। इट शो द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा और सेवरल ईयर्स अगेंस्ट अ चूजन बेस ईयर। इट इज यूजफुल फॉर ट्रेंड एनालिसिस। अब मैं क्लास यहाँ पे कुछ डिटेल आपको शेयर करता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं। हॉरिजॉन्टल को डायनामिक बोलते हैं, शॉर्ट में HD याद कर लो। आप HD
HD मूवीज देखते हो ना क्लास, ठीक है, हाई डेफिनेशन HD, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल यानी डायनामिक। डायनामिक वो जो चेंज हो सकता है, चेंज का मतलब बहुत सारे ईयर, तो हॉरिजॉन्टल को डायनामिक बोलते हैं। और ये इसलिए होता है क्लास, इसमें कई साल के डेटा को लेके हम लोग एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं। तो नंबर ऑफ ईयर्स, हॉरिजॉन्टल डायनामिक, इसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं। और ये क्लास फाइनेंशियल डेटा को, कई साल के डेटा को कंपेयर करता है किसी एक साल को बेस लेके। इट इज यूजफुल फॉर ट्रेंड एनालिसिस, इसे ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं, इसे टाइम सीरीज एनालिसिस बोलते हैं। इसमें बहुत साल का डेटा होता है, कई नंबर ऑफ ईयर्स का डेटा होता है, हॉरिजॉन्टल भी है, डायनामिक भी है। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एग्जांपल। कंपैरेटिव और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं क्लास, इसके एग्जांपल्स हैं, किसके, हॉरिजॉन्टल या डायनामिक एनालिसिस के। VS हॉरिजॉन्टल डायनामिक है तो वर्टिकल स्टैटिक होगा, स्टैटिक जो नहीं चेंज होता, जहां पे एक ही साल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने इस साल के स्टेटमेंट को अपने पिछले साल के स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, पिछले 2 साल के स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल में क्या होता है क्लास, एनालिसिस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ 1 ईयर ओनली। इसमें मैं GP रेशियो निकालता हूँ, ये काउंटिंग रेशियोज होता है, जैसे GP रेशियो है तो मैं GP जिस साल का लूंगा, सेल्स भी उसी साल का लूंगा इंटू 100। इसको बोलते हैं क्लास वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस, जहां पे हम एक ही साल का डेटा ले रहे हैं। भैया अगर मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ले रहा हूं, तो मैं इन्वेंट्री इस साल का लूंगा, तो सेल्स भी तो इस साल का ही लूंगा ना, कॉस्ट भी इस साल का ही लूंगा, सब कुछ एक ही साल का होगा। ये तो ना इस साल की सेल, अगले साल की प्रॉफिट, अगले साल का नेट प्रॉफिट, तो गलत हो जाएगा ना। ये क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बोलते हैं इसको, वर्टिकल स्टैटिक बोलते हैं। ये 1 ईयर का डेटा लेता है क्लास। रेशियो एनालिसिस क्लास इसके एग्जांपल है, जहां पे क्लास हम लोग रेशियोज को स्टडी करते हैं किसी कंपनी के। सच एनालिसिस इज यूजफुल टू कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेवरल कंपनीज ऑफ सेम टाइप। भाई हमारी कंपनी का GP रेशियो कितना है, यहाँ कंपनी अलग है, यहाँ ईयर अलग है, कंपनी सेम है, यहाँ कंपनी अलग है। हमारा सेल, हमारा GP रेशियो, हमारी पड़ोसी कंपनी का GP रेशियो, हमारे और दूसरे कॉम्पिटिटर्स का GP रेशियो, तो वो एक ही साल का डेटा होता है। तो हॉरिजॉन्टल इज डायनामिक, वर्टिकल इज स्टैटिक, ये ध्यान रखना। इसको टाइम सीरीज, इसको ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं। इसको 1 ईयर का होता है वर्टिकल स्टैटिक, और यहाँ पे क्लास रेशियो इसका एग्जाम्पल है। अगला इंटरफर्म और इंट्राफर्म कंपैरिजन। अच्छा, इंट्राफर्म कंपैरिजन कहते हैं क्लास, ठीक है, किसे कहते हैं इंट्राफर्म कंपैरिजन। अ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल्स एंड एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इंट्राफर्म। एक्स लिमिटेड क्लास अपने एक्स लिमिटेड की 2020 के स्टेटमेंट को एक्स लिमिटेड का 2021 के स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहा है, या 21 को 20 से कर रहा है, 22 को 21 से, 23 को 24 को 23 से कर रहा है। इसको बोलते हैं क्लास इंट्रा। इंट्रा मतलब एक ही कंपनी अपने प्रीवियस ईयर के स्टेटमेंट्स को कंपेयर करने लग जा रही है, उसको बोलते हैं इंट्रा फर्म। और इंटर फर्म का मतलब क्या है, एक कंपनी दूसरी कंपनी से कंपेयर कर रही है, एक्स कर रही है क्लास वाई से। तो यहाँ पे अगर एक्स वाई से कर रही है, तो एक्स का 2010 है, तो वाई का भी तो 2010 होगा। एक्स 2010 के रिजल्ट को 2010 के रिजल्ट से वाई से कंपेयर करेगा। भाई मैं अपने 12th के नंबर अपने दोस्त के 12th के नंबर से कंपेयर करूंगा, उसको 10th से थोड़ी कंपेयर करूंगा। तो इसको क्लास क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल, जहाँ पे एक ही ईयर होता है। पढ़ा था ना आपने 1 ईयर ओनली, ये रहा 1 ईयर है ना, क्रॉस सेक्शनल ये रहा, यहाँ पे 1 ईयर होता है। तो यहाँ पे इंटरफॉर्म में एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी से कंपेयर करती है, इसको बोलते हैं इंटरफॉर्म कंपैरिजन। ये सेक्शनल एनालिसिस के अंदर आता है। और इंट्राफॉर्म कंपैरिजन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब आप अपने कंपनी की किसी और ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहे हो, मैं अपनी कंपनी से कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन 2010 का परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहा हूँ, 2022 के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं क्लास इंट्रा। तो इंट्राफॉर्म टाइम सीरीज एनालिसिस है, यानी इंट्राफॉर्म जो है वो हॉरिजॉन्टल है, डायनामिक है, टाइम सीरीज है, ट्रेंड एनालिसिस है। इंटरफॉर्म कंपैरिजन 1 ईयर है, वर्टिकल है, स्टैटिक है। और इंट्राफॉर्म कंपैरिजन में रेशियो आता है, इसे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोलते हैं। क्लियरली इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो अच्छे से पढ़ के जाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब हम एनालाइज करते हैं तो भी कुछ कमियां हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस के लिमिटेशन ऑलमोस्ट सेम है, तो आप ध्यान रखना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पहला लिमिटेशन हिस्टोरिकल कॉस्ट है, क्योंकि हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, तो वो इसका भी लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। प्राइस लेवल चेंजेस, 2010 में प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख की, आज 25 लाख की है, लेकिन 10 लाख दिखाया जा रहा है, तो प्राइस में जो चेंज आ रहा है एसेट की, उसे रिकॉर्ड नहीं करता, कॉस्ट पे सब चीज़ रिकॉर्ड होती है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर, सिर्फ क्वांटिटेटिव चीज़ों को, उन चीज़ों को जिनकी वैल्यू मनी में मेजर की जा सकती है, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है, बाकी सारी चीज़ों को क्लास यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। एक लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। सफर फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत बना तो जो उसका एनालिसिस होगा वो भी गलत ही होगा। सफर फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आपने गलत बनाया है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो एनालिसिस होगा
वो भी गलत ही होगा। अगला है नॉट फ्री फ्रॉम बायस्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है क्लास वो नॉट फ्री फ्रॉम बायस्ड, यानी क्लास कहीं ना कहीं बायस्ड रहता है। एक मैनेजर कुछ कहता है, दूसरा मैनेजर कुछ कहता है, एक मैनेजर कहता है एसएलएम फॉलो करो, एक मैनेजर कहता है डब्ल्यूडीबी फॉलो करो, तो दोनों में लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस रहते हैं, क्लास बायस्ड हो जाते हैं। अगला है विंडो ड्रेसिंग। एक मैनेजर कहेगा मेरा फॉलो किया, उसका फॉलो नहीं किया, फॉलो तो एक ही करना है ना, इसीलिए विंडो ड्रेसिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब कुछ कमियां होती हैं तो उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट को छुपाने के लिए, हटाने के लिए क्लास ये करते हैं, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है क्लास? नेगेटिव चीज़ों को छुपा लेना। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं क्लास को छुपा देते हैं ताकि शेयर होल्डर्स को पता ही ना चले, सब कुछ उसको अच्छा अच्छा दिखे, उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। और ये लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस का। एंड फाइनली हमारा ये चैप्टर अच्छे से खत्म हो गया। उम्मीद है तुम लोग इसकी थ्योरी को अच्छे से लर्न कर लोगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर तुम 2 घंटे अच्छे से डेडिकेट तरीके से दे दोगे, हेडिंग सब हेडिंग याद कर लोगे, इसमें लिमिटेशंस याद कर लोगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और ये क्लास इंटर कंपैरिजन एक्सटर्नल इंटरनल अच्छे से कर लोगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप उसका बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से लर्न कर लोगे। बहुत ज़्यादा है नहीं, इन्हीं से क्लास क्वेश्चन घुमा घुमा पूछेगा और डेफिनेटली आप कर लोगे। सेपरेट नोटबुक में बना के चलना, एग्जामिनेशन नज़दीक है, आप सारी चीज़ें रख लो ताकि क्लास पन्ना पलटा के लास्ट में रिवीजन करो, ना कि लंबी लंबी वीडियोस को देखो। उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। मेहनत करो क्लास, आपकी मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। जी जान लगा दो क्लास, डेली हर 1 घंटा पढ़ो, 15 मिनट 20 मिनट ब्रेक लो, फिर 1 घंटा पढ़ो, बट थको नहीं, हारो नहीं, मन से मत हारो, मन से मत टूटो, मेहनत करो। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। ठीक है, मेहनत करो, ऐसे ही मैं सब कुछ अच्छे से करा दूंगा। मॉक टेस्ट भी आएंगे, लास्ट में थ्योरी भी आएगी, डोंट वरी, हर चीज़ में आपके साथ हूँ एंड तक। बस सपोर्ट बनाए रखो, मेहनत करते चलो क्लास, मज़ा आएगा जब रिजल्ट तुम्हारे घर वाले देखेंगे तो। उस दिन का इंतजार करना।